हेलो दोस्तों, आप कैसे हैं? जेआरएफ अचीवर्स यूजीसी नेट हिंदी साहित्य इतिहास के प्रमुख इतिहासकार को लेकर के आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूं। तो इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको इस तरह से प्रमुख चीज़ों के को लेकर के आने का साहस मेरे अंदर आ सके। तो यहाँ पे पहले हम देखेंगे ग्रंथ, उसके ग्रंथकार कौन है, उसके साथ साथ उसका रचना काल को देखेंगे। तो प्रारंभ करते हैं हिंदी साहित्य के प्रमुख इतिहास व ग्रंथ व उनके ग्रंथकार। तो ग्रंथ का नाम है इस्तबार दल्ला लिटरेतुर एंदुए हिंदुस्तानी, जिसके रचनाकार हैं गारसा द तासी। और ये कब लिखा गया था? 1839 में लिखा गया था। ये एक फ्रेंच इतिहासकार हैं। इस तरह से पहला इतिहास हिंदी साहित्य के अंदर इस्तबार दल्ला लिटरेतुर एंदुए हिंदुस्तानी लिखा गया। उसके बाद आते हैं शिव सिंह सरोज, जो कि उनका लिखा हुआ शिव सिंह सेंगर ने लिखा था शिव सिंह सरोज। क्या लिखा था? शिव सिंह सरोज। और यह 1883 में लिख करके हमारे सामने सामने आया था। और इसमें करीब 1000 से ज़्यादा कवियों का संकलन देखने को मिलता है। और ये हमारे प्रमुख स्तंभ में से एक हैं, जिसके अंदर की इस साहित्य को लिखने का प्रयास भी किया था। उसके बाद आते हैं जॉर्ज ग्रियर्सन। कौन आते हैं? जॉर्ज ग्रियर्सन। उनका ग्रंथ है द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। ग्रंथ का नाम क्या है? द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, जो कि 1888 में लिख करके सामने आया था। उसके बाद रचनाकार आते हैं या ग्रंथकार आते हैं मिश्र बंधु। उनका जो कि ग्रंथ का नाम है मिश्र बंधु विनोद, जो कि 1913 में लिख करके हमारे सामने प्रस्तुत होता है। मिश्र बंधु विनोद जो है 3 भाई थे, और उन्होंने इस मिश्र बंधु 3 भाई थे और उन्होंने मिश्र बंधु विनोद लिख करके हमारे सामने प्रस्तुत किया। मिश्र बंधु कितने भाई थे अगर पूछा जाए तो 3 भाई थे। उनका नाम क्या है? श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र एवं गणेश बिहारी मिश्र। इस तरह से 3 भाई हमारे सामने प्रस्तुत होते हैं। उसके बाद हिंदी साहित्य जगत में जिनका नाम बड़ी ही आदर से लिया जाता है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। उनका जो कि हिंदी साहित्य का इतिहास हमारे सामने प्रस्तुत होता है, जो कि 1929 को लिख करके हमारे सामने आता है। और ये एक ऐसा ग्रंथ है जो कि प्रामाणिक इतिहास ग्रंथ के नाम पर भी जाना जाता है। और इस ग्रंथ के सहारे हर एक विद्यार्थी अपना कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने के लिए मशहूर होता है या जाना जाता है। और आगे की और कुछ कदम बढ़ाएं तो हमको और प्रमुख इतिहासकार नज़र आते हैं, जैसे कि डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर हरदयाल। इनका हिंदी साहित्य का इतिहास बहुत ही प्रमुख इतिहास है। और इन्होंने हिंदी साहित्य के लिए बहुत कुछ किया है, जो कि हमारे सामने मौजूद भी होता है। और उनको पढ़ कर के हमारे माइंड में एक क्लियर थॉट क्रिएट होता है कि हिंदी साहित्य का एक्चुअली मतलब क्या है। उसके बाद एक प्रमुख साहित्यकार आते हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को हम इस तरह से 3 जो है ग्रंथ के नाम पर जानते हैं। उनका ग्रंथ का नाम हम अगर देखें, यहाँ पे इंडिकेट करने में थोड़ा देरी हो रहा है, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का उद्भव एवं विकास, इस 3 प्रमुख ग्रंथ को लेकर के हमारे सामने प्रस्तुत होते हैं। हिंदी साहित्य का रचना काल है 1952।
हिंदी साहित्य की भूमिका का रचना काल है 1940। हिंदी साहित्य का उद्भव एवं विकास का समय है 1952। तो हम इन सभी चीज़ों को वैसे क्रमवार पढ़ने से ही याद रहेगा। तो आपको क्या करना है, कॉपी पेन लेकर के बैठना है और इन सभी चीज़ों को अपने माइंड में या अपने कॉपी में पहले लिख लें, उसके बाद अपने माइंड में रखने की कोशिश करें। ये सब चीज़ें जो है हमारे यूजीसी नेट जेआरएफ के एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल है। इन सभी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए मैं आपके सामने ये वीडियो लेकर के आया हूँ, जिससे कि हर एक विद्यार्थी लाभान्वित हो सके। उसके बाद प्रमुख साहित्यकार के रूप में गणपति चंद्र गुप्त, जो कि उनका ग्रंथ है हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास 1965 में लिख करके हमारे सामने प्रस्तुत होता है और इस इतिहास के क्रम के अनुसार यह एक उत्कृष्ट इतिहास ग्रंथ माना जा सकता है। कारण क्या है कि हिंदी साहित्य का एक वैज्ञानिक रूप से उस इतिहास को लिखना इतना आसान काम नहीं है, जो कि 1965 में गणपति चंद्र गुप्त ने किया है। उसके बाद आते हैं धीरेन्द्र वर्मा। उसके बाद कौन आते हैं? धीरेन्द्र वर्मा। धीरेन्द्र वर्मा का इतिहास ग्रंथ है हिंदी साहित्य का इतिहास, जो कि 1933 में लिख करके हमारे सामने प्रस्तुत होता है। और धीरेन्द्र वर्मा भी एक मूर्धन्य साहित्यकार के साथ साथ एक अच्छे आलोचक भी रहे हैं। उसके बाद आते हैं भगीरथ मिश्र। डॉक्टर भगीरथ मिश्र का हिंदी काव्य शास्त्र का इतिहास 1902 में प्रस्तुत होकर के हमारे सामने आता है और ये काव्य शास्त्र को और काव्य शास्त्र का इतिहास के अंदर हिंदी साहित्य को किस तरह से पढ़ें, यह हमारे सामने एक खुल्लम खुल्ला क्या होता है कि खुल्लम खुल्ला चुनौती हमारे सामने प्रस्तुत करता है। उसके बाद डॉक्टर नगेंद्र का और एक इतिहास ग्रंथ रीति काव्य की भूमिका, जो कि रीतिकाल को लेकर के हमारे सामने प्रस्तुत होता है 1949। 1949 में लिखा हुआ रीति काव्य की भूमिका, इसमें रीति सिद्ध, रीति मुक्त और रीतिबद्ध कवियों का संकलन, उसके साथ साथ रीतिकाल में किस तरह का श्रृंगारिक रचनाएं, किस तरह का वीर गाथात्मक रचनाएं तो उतना लिखा नहीं गया, लेकिन उसका भी कहीं कहीं कण जो है या छींटा पड़ा हुआ हमारे रीतिकाल में नजर आता है। अलंकृत कविता के लिए रीतिकाल जो कि ज़्यादा ही प्रमुख है या जाना जाता है। उसके बाद आते हैं विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। उनकी रचना हिंदी साहित्य का अतीत, हमारे हिंदी साहित्य का अतीत किस तरह से रहा या बीता हुआ कल किस तरह से रहा, बीता हुआ कल को देख करके आज के भविष्य को या आज के वर्तमान के अवस्था और उसके बाद भविष्य की चिंता, इसको लेकर के 1960 में आते हैं विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। और ये भी एक अच्छे साहित्यकार रहे, ग्रंथकार रहे। उसके साथ साथ परशुराम चतुर्वेदी। और कौन है? परशुराम चतुर्वेदी। वो भी एक अच्छे साहित्यकार और उनका ग्रंथ है उत्तरी भारत की संत परंपरा, जो कि 1951 में हमारे सामने प्रस्तुत होता है। और उत्तरी भारत के अंदर जो संत परंपरा किस तरह से प्रारंभ हुआ और उसका रूपरेखा प्रस्तुत करने का बहुत ही लचीला या सुगम व्यवस्था हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं, लचीले ढंग से या अनोखे ढंग से उसको जो है हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं। उसके बाद आते हैं डॉक्टर मोतीलाल मोनेरिया, जो कि राजस्थानी भाषा और साहित्य, लगभग ये जो है 1960 में लिख करके हमारे सामने प्रस्तुत होता है और इसमें राजस्थानी भाषा के साथ साथ उसका साहित्य का एक अनोखा वर्णन देखने को मिलता है। डॉक्टर मनोहर लोहिया सॉरी डॉक्टर मोतीलाल मोनेरिया एक राजस्थानी डिंगल पिंगल भाषा को लेकर के और एक ग्रंथ लिखते हैं और उसका राजस्थानी पिंगल साहित्य 1963 में 61 में लगभग लिख करके आता है और इसके अंदर हमको प्रमुख चीज़ों के ऊपर जो है चर्चा करने के बारे में हमारा ज्ञान वर्धन होता है। और एक प्रमुख साहित्यकार हैं डॉक्टर नलीन बिलोचल शर्मा।
हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन को लेकर के 1960 में हमारे सामने प्रदर्पण करते हैं और हमको समझाते हैं कि हिंदी साहित्य का इतिहास क्या होता है। इसमें से हमने कुछ जो है प्रमुख चीज़ों को देखने की प्रयास किया और आगे की ओर बढ़ते हैं और कुछ प्रमुख इतिहास ग्रंथ और इतिहासकार के बारे में चर्चा करते हैं। यहाँ पे और एक इतिहासकार आते हैं, पंडित मोहित दत्त शुक्ल, जो कि हिंदी काव्य का संग्रह 1873 में लिख करके हमारे सामने प्रस्तुत होते हैं। राम नरेश त्रिपाठी का ग्रंथ है कविता कौमुदी, जो कि 1928 में, और ये क्वेश्चन बार बार यूजीसी नेट में पूछा जाने वाला एक क्वेश्चन है। कविता कौमुदी किसने लिखा था? राम नरेश त्रिपाठी ने लिखा था। कब लिखा था? 1928 में लिखा था। बाबू श्याम सुंदर दास का एक ग्रंथ हिंदी भाषा एवं साहित्य 1930 में लिख करके हमारे सामने प्रस्तुत होता है। सूर्यकांत शास्त्री का एक ग्रंथ हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास, उन्होंने इस इतिहास के अंदर विवेचना दृष्टि से विवेचन करते हुए हिंदी साहित्य के इतिहास को एक प्रमुख आयाम प्रस्तुत किया है, जो कि 1930 में लिख करके हमारे सामने प्रस्तुत होता है। उसके बाद आते हैं आचार्य चतुर्सेन शास्त्री, हिंदी साहित्य का इतिहास को लेकर के। मैनेजर पांडे का एक अद्भुत ग्रंथ 1981 में लिख करके प्रस्तुत होता है, जो कि हिंदी साहित्य का इतिहास एवं साहित्य दृष्टि। डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी, उनका साहित्य ग्रंथ है हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, 1986 में लिख करके हमारे सामने प्रस्तुत होता है। उसके साथ साथ डॉक्टर टिकम सिंह तोमर का हिंदी वीर काव्य, जो कि 1954 को लिख करके हमारे सामने प्रस्तुत होता है। इसको आप जब तक नहीं लिखेंगे, बार बार नहीं पढ़ेंगे, तब तक याद नहीं होगा। ये तो कोई चीज़ नहीं है जो एक बार पढ़ लिए जो याद हो गया। डॉक्टर टिकम सिंह तोमर का हिंदी वीर काव्य 1954 में लिख करके हमारे सामने प्रस्तुत होता है। उसके साथ साथ प्रभुदयाल मित्तल आते हैं। चैतन्य संप्रदाय और उसका साहित्य 1968 के लगभग जो है वो लिख करके आता है और हमको एक नई दिशा देता है। ब्रजरत्न दास साहित्यकार एवं उनका ग्रंथ खड़ी बोली हिंदी साहित्य का इतिहास। खड़ी बोली ने हमारे हिंदी साहित्य को किस तरह से एक मजबूती स्तंभ प्रदान किया है, 1998 में लिख करके हमारे सामने प्रस्तुत होता है और उसमें से हमको लाभान्वित होने का मन भी करता है और हमारा हृदय गदगद हो जाता है इसको पढ़ने के बाद। डॉक्टर कृष्णलाल एक ऐसा साहित्यकार हैं जिन्होंने आधुनिक हिंदी साहित्य का विकास का क्रम 1900 से लेकर के 1925 के अंदर का जो इतिहास है उसको सही रूपरेखा प्रदान करने का काम किया है। उसके उपरांत आते हैं डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय, इनका आधुनिक हिंदी साहित्य, आधुनिक युग का हिंदी साहित्य किस तरह से हमारे जीवन को एक नई दिशा प्रदान करने का और आम जनता के मन में हिंदी साहित्य का प्रेम जगाने का एक अद्भुत ही प्रयास करने का कार्य किया है डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय। उसके बाद आते हैं मोतीलाल मोनेरिया। उसके बाद कौन आते हैं? मोतीलाल मोनेरिया। और इन्होंने अपने साहित्य ग्रंथ के को इतना सुसज्जित, इतना सुगम और इतना सुंदर रूप में हमारे सामने प्रस्तुत किया है, राजस्थानी साहित्य की रूपरेखा। और इस रूपरेखा को लिखने का कार्य किया है मोतीलाल मोनेरिया कब? 1939 को। उसके बाद विख्यात साहित्यकार डॉक्टर राम कुमार वर्मा हमारे सामने प्रदर्पण करते हैं और हमको समझाने की कोशिश करते हैं कि हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास कैसा होता है। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास को मद्देनजर रखते हुए डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने ऐसा एक साहित्य प्रस्तुत किया है जो कि अद्भुत ही अविस्मरणीय है।
और उसको स्मरण हमारे जीवन में, हमारे हिंदी साहित्य जगत में बहुत ही सुनामधन्य कवि डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने 1938 में हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास लिख करके हमारे सामने प्रस्तुत किया था। डॉक्टर विश्वनाथ त्रिपाठी जो कि हिंदी साहित्य का सरल इतिहास लिखते हैं, और हिंदी साहित्य का सरल इतिहास पढ़ने के बाद हर एक विद्यार्थी के मन में आता है कि हिंदी साहित्य क्या होता है। उसके ऊपर एक रूपरेखा प्रस्तुत होता है, और उस रूपरेखा को लेकर के हमारे मन में बहुत सारी चीज़ें हमारे स्मरण शक्ति में बैठते हैं, और एक नया विद्यार्थी भी इस ग्रंथ को पढ़ करके हिंदी साहित्य को अच्छे से समझ सकता है। हिंदी साहित्य का सरल इतिहास, हिंदी साहित्य का सरल इतिहास कब लिखा गया था? डॉक्टर विश्वनाथ त्रिपाठी ने 1985 में लिख करके प्रस्तुत किया था। और हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास नागरी प्रचारणी सभा द्वारा 1961 में लिख करके हमारे सामने प्रस्तुत होता है, और हिंदी साहित्य को एक ब्रॉड रूप में या बृहद इतिहास के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत होता है। बच्चन सिंह का हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास 1996 में लिख करके हमारे सामने प्रस्तुत होता है, और बच्चन सिंह समझते हैं कि हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास भी लिखा जा सकता है, और दोबारा ही उसको एक नए ढंग से, नए रूप से, नए आयाम से प्रस्तुत किया जा सकता है। उसके बाद अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद ने भी लिखा। क्या लिखा उन्होंने? हिंदी साहित्य, हिंदी भाषा और साहित्य का विकास। हिंदी भाषा और साहित्य का विकास 1931 में लिख करके प्रस्तुत किया। और इस तरह से हमने कुछ जो है रचनाकारों को भी देखा। उसके साथ साथ उनके ग्रंथ, उनके ग्रंथकार का नाम, और उसके साथ उसका समय सीमा को भी निर्धारित करने का काम किया। तो ये वीडियो आपको अगर पसंद आ रहा होगा तो JRF अचीवर्स हिंदी साहित्य चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस तरह के नए नए और अनोखे ढंग से प्रस्तुत करने का काम आपके सामने करूंगा, और आपका एक लाइक मेरे मनोबल को कितना बढ़ाता है, और आपका एक प्यारा सा कमेंट मेरे मनोबल को कितना बढ़ाता है। और इस PDF को प्राप्त करने के लिए आप मुझे संपर्क कर सकते हैं, और हमारा एक YouTube चैनल भी है, और इस YouTube चैनल का कितना रियलिटी है आप स्वयं देख सकते हैं। यहाँ पे लिखा भी हुआ है JRF अचीवर्स हिंदी साहित्य, जो कि इस चैनल का ही नाम है। और इस चैनल के थ्रू हम जो है यूजीसी नेट JRF को और अच्छे से आपके सामने प्रस्तुत करने का काम करते हैं, और उसमें से आने वाले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी डिस्कस करते हैं। और डिस्कशन के साथ साथ आपको मैं विस्तार रूप से हिंदी नाटक, कहानी, उपन्यास, निबंध, आलोचनात्मक इतिहास, इन सभी के ऊपर मैं चर्चा करता हूँ। तो आप मुझे सिर्फ जो है सपोर्ट कर सकते हैं, सपोर्ट करने का काम करें, और इस वीडियो को बार बार देखें, और उसके साथ साथ आप कॉपी कलम लेकर के बैठें, जिसके आधार पर मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ। ये PPT तैयार करना, PDF को तैयार करना, उसके साथ साथ थंबनेल बनाना, यूट्यूब के ऊपर काम करना, और उसका जो व्यूअर्स हैं वो अगर ना देखें तो उसका मज़ा नहीं आता। इतना मेहनत कभी भी रंग नहीं ला पाएगा। आप क्या करें कि इस चैनल को फॉरवर्ड कर दें एक अच्छे ग्रुप में, जिसके अंदर की जो है बच्चे आकर के देख सकें इस प्यारा सा PDF को और इस कंटेंट को। तो आज के लिए इतना ही। आपसे मिलता हूँ नए वीडियो के साथ, नए कंटेंट के साथ और नए जोश के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।